मुगलों के वंशज, बाबर को लड़कों का बहुत शौक था। बाबरी जानते हो कौन था? बाबरी 14 साल का लड़का था जिसे बाबर काबुल से खरीद के यहां लाया था, जो बैटल ऑफ पानीपत में मारा गया था। और बाबर ने वादा किया था तुम्हारे नाम से एक मस्जिद बनवाऊंगा। यह है तुम्हारी हिस्ट्री। माजिद हैदरी मुगल, जब इसने बैटल ऑफ पानीपत में इतना डरपोक था कि तोपों के आगे इस आदमी ने गाय बंधवाई कि राजा विक्रमादित्य जो इब्राहिम लोदी का साथ दे रहा था उसके तीरंदाज इसकी तोपों की तरफ तीर ना चलाएं ताकि गाय मर जाएंगी। बैटल ऑफ कनवा, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, बैटल ऑफ कनवा में इसने शीलादित्य को पैसा दिलवाया और बैटल ऑफ कनवा में राणा सांगा को इसने धोखे से हराया। तो याद रखो नौजवानों, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते के बच्चे हैं। तुम अल्लाह की तरफ पलटो, ये खत्म होंगे इंशाअल्लाह ताला। देखा? और अब 2022 की औकात देखो और दोनों में तुलना करो। एक रोड के कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। तुम रोड पर लाकर सरे बाजार मुझे। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो कल के वीडियो में मैंने आप लोगों से बोला था कि जाहिले आजम के लश्कर जाहिलिया के उत्तर प्रदेश के एरिया कमांडर ने कोई मुंह से बकवास की है, लेकिन उस पर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। पर बदकिस्मती से ओईसीजी ने भी उससे जुड़ा हुआ एक बयान दे दिया, तो कल इस पर हो गया डिबेट। किस पे हो गया? मुगलों पे हो गया। ये वो मुगल हैं जिनकी चूल अक्सर हम मुसलमानों को इस देश में काटती है, क्योंकि और कोई चीज ऐसी नहीं है जो हम बोल सकें या हम अपनी कह सकें। तो जो मुगल थे और जो मुगल कुछ बनवा के चले गए थे, सिर्फ उसी का हम मातम करते रहते हैं, जिसको कहते हैं रस्सी जल गई बल नहीं गए। तो जब पूछा गया कि मुगल का इतिहास क्या था, तो भाई हम पढ़े हुए हैं, हिस्ट्री के भी स्टूडेंट रहे हैं, शौक रहा है। तो पहले सुनिए मुगलों का इतिहास क्या था। हम मुगलों की तुलना किनसे कर रहे हैं? मैं ये नहीं जानता हमारे पूर्वज कौन थे, हम किसके वंशज है, पूरे मुगलों के या नहीं है। लेकिन हमारे जो भी पूर्वज थे ना, आपके मेरे रिजवान भाई के, सबों की जबान थक जाती थी कहते कहते बा अदब बा मुलाहिजा कुछ। क्योंकि मुगलों का शासन ऐसा शासन था जिसने हमारे देश को सोने की चिड़िया बना। साहब किसी का वंशज बना दो, मुगलों का मत बनाना। भैया हाथ जोड़ूं, अभी बता देता हूं, बस 120 सेकंड दे दो और शायद इसके बाद कोई भी ना बनाएगा। क्या है मुगल? जब चंगेज खान 1200 में, जो मुसलमान नहीं था, वो खान से कंफ्यूज ना होइए, मंगोलिया में खान टाइटल होता था नोबल आदमी का। फिर चंगेज खान के चुगाती खान, उनके बेटे के आगे जो वंशज मुसलमान हुए, तो ये टाइटल खान उनकी तरफ चला गया। खान मिडिल ईस्ट या अरब से नहीं आया है, मंगोलिया से आया है। तो खान मुस्लिम सरनेम नहीं हुआ करता था, अभी 1400 तक नहीं हुआ करता था, 1350 तक। ठीक, जब ये सेंट्रल एशिया की तरफ गए, यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक और, तो वहां जब इन्होंने, वहां पर ये जो लोग थे वहां के खाना बदोश थे, कोई ट्राइब थी, कोई ऑर्गेनाइज किंगडम नहीं था, कुछ नहीं था। तो जब ये मंगोल उन पे हमला किए और उनको कैप्चर किए, तो वहां कुछ दिन इन लोगों ने आराम फरमाया, मंगोलों ने। अब समझ जाना सुशांत, आराम फरमाया, आराम, वहां कैंपिंग करी। ठीक, वहां से फिर वो लोग मिडिल ईस्ट की तरफ मंगोल चले गए। वहां जाके उन्होंने अरबियों को बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। छुपने की जगह नहीं बची अरबियों के पास। तो जब वहां पर वो आराम फरमा रहे थे मंगोल, कहां? उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान के, तुर्कमेनिस्तान में और तजाकिस्तान में, ये पढ़ लेना। तो जब वो आराम फरमा रहे थे, तो उस आराम से एक नस्ल पैदा हुई, आराम से। तो जो कहा जाता है ना, तैमूर और मंगोल का ब्लड था बाबर में, वो ब्लड कहां से आया ना? उस आराम से। तो ये नस्ल वहां से निकली, जिसको अंग्रेजों ने मुगलों का नाम दे दिया। तो भैया मैं जो भी हूं, मैं उस आराम का नतीजा नहीं हूं जो मंगोलों ने तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में फरमाया था, जहां से एक नस्ल निकली थी, 2 नंबर की नस्ल, 2 नंबर की। तो भैया मैं जो भी हूं, मैं जो भी होऊंगा, मैं 1 नंबर का होऊंगा। मुझे एक रहने दो, चाहे मैं अरबी हूं, चाहे इराकी हूं, चाहे ईरानी हूं, चाहे हिंदुस्तानी हूं। भैया मुगल नहीं हूं। मुगल मत कह देना गलती से सुशांत आज के बाद, वरना पूरी नस्ल मेरी 2 नंबर की हो जाएगी, आराम का नतीजा हो जाएगी, जो मंगोलों ने वहां पर गांवों में और वहां के खेतों में फरमाया था। ठीक, ठीक है। और ये जो बाबर,
महाबुजदिल, फरगना से मारे, बहुत पढ़ा है इसको सुशांत मैंने, फरगना से मार के भगाया गया, समरकंद से मार के भगाया गया। जब समरकंद से मार के भगाया गया तो पता है अपनी जान बचाने के लिए शाबिया खान को क्या दिया था? खानजादा अपनी बहन दी थी कि रख लो इसको साल भर के लिए। ये है मुगल। फिर इस्माइल शाह ने, जो पर्शिया का राजा था, उसने इसकी बहन छीनी शाबिया खान से और इस बुजदिल को दी लाकर कि ये तेरी बहन है, उसके हरम से लेके आ रहा हूं। जो आदमी बचपन में हिस्ट्री नहीं पढ़ा उसको हम मौर्यन एम्पायर के बारे में क्या बताएं, चंद्रगुप्त के बारे में क्या बताएं, विक्रमादित्य के बारे में क्या बताएं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में क्या बताएं, नालंदा के बारे में क्या बताएं। ये सारी तब की चीजें हैं। अरे भाई, हिंदुस्तान में मुगल छोड़ो, जब कुरान पाक की पहली आयत नहीं आई थी, आयत, तब हिंदुस्तान में तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी और नालंदा थी। तो सोच समझ के बोला करो क्या बोल रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, आपने ये बोला कि ऐसे नेता बोलते क्यों हैं, बड़ा आसान तरीके से बताऊंगा। छिपकली सोचती है गिरगिटान बन जाऊं, गिरगिटान सोचता है पटरागो बन जाऊं, पटरागो सोचता है कि मैं घड़ियाल बन जाऊं, घड़ियाल सोचता है मैं मगरमच्छ बन जाऊं। तो ये जो नेता हैं, इनको इतना तो पता चल गया है पिछले 5-7 साल में कि अगर तुम ओवैसी भाइयों की तरह बकवास किए जाओगे तो कहीं ना कहीं ये देश, ये मीडिया तुम्हारा संज्ञान लेगा। और देखिए वही हो रहा है, हम संज्ञान ले रहे हैं। तो इन लोगों को ये पता चल गया, और इनको ये पता चल गया है बड़े होने का यही तरीका है, छिपकली से गिरगिट बनने का, गिरगिट से पटरागो बनने का। पर रिजवान भाई इसमें एक पॉइंट है मेरा, जो मैंने दूसरा बयान सुनाया वो नेता का नेता, उनके दिमाग में भी था कि हम मुगलों के वंशज हैं, इतने साल हिंदुओं पे राज किया। वो जो अभी पूरा विवाद हुआ था अजमेर शरीफ वाला, आपको याद होगा, वहां भी यही था कि हमने इतने साल हिंदुओं पे राज किया है। 20 सेकंड भैया, 20 सेकंड बोलिए भैया, 20 सेकंड भैया। तो ये तो हो गई नेता की। अब पब्लिक की भी बता दूं, पब्लिक की भी एक कहावत सुनी होगी, रस्सी जल गई बल नहीं गए। ये वो केस है, क्योंकि हमारे पास कुछ अब बोलने को दुनिया में और देश में नहीं है। हमारे पास नोबेल साइंस के पुरस्कार नहीं है, हमारे पास इन्वेंशन नहीं है, हमारे पास साइंस नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है। हमने दुनिया को सिवाय पेट्रोल के, जो अल्लाह ने एक नेमत दे दी, हमने 300-400 साल में दुनिया को कुछ दिया नहीं। तो फिर बचा क्या बोलने के लिए? कुछ तो बोलना है ना। तो वही मुगल और सल्तनत और गजनी और गौरी, सुशांत भाई, हमें हम करते रहते हैं, और ये करने के बाद थोड़ा हमारा मन हल्का हो जाता है। ठीक है। सुना तो भैया, जब मंगोल जो मुसलमान नहीं थे, बहुत बाद में जाके चंगेज खान के एक बेटे चुगाती खान से जो नस्ल निकली, उसने जाकर इस्लाम कबूल किया। तो जो ये बात होती है कि मंगोल, जो चंगेज खान को लोग मुसलमान समझते हैं, वो बहुत ही जाहिल हैं। तो जब वो सेंट्रल एशिया से मंगोल सेनाएं, फिर से बता दूं, जो उस टाइम जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके थ्रू जा रही थी या इनको कैप्चर कर रही थी, और मंगोल सेना मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ती जा रही थी और पीछे अपने कुछ लड़ाके छोड़ती जा रही थी। तो वहां पर जो लड़ाकों ने आराम फरमाया, वहां से एक विंग मुगलों का निकला, जो जाके बाबर की फौज बनी। चुगाती खान से, जो चंगेज खान का बेटा था, उससे जो नस्ल निकली वो अलग बाद में जाकर कन्वर्ट हुई। तो हिंदुस्तान में 2 तरह के मुगल हैं, एक चुगाती खान के जरिए से आए जैसे मिर्जा होते हैं, और एक आराम जो मंगोल सेना ने किया, उसके जरिए उन्होंने बाबर से जुड़े और बाबर उनको लेके फिर हिंदुस्तान आया था। बाबर का इतिहास क्या था ये भी मैं बता देता हूं आपको। सुशांत भाई, हमारे भारत में कुछ नहीं था, भूखा नंगा देश था। इसीलिए गजनी
मुगलों से 500 साल पहले 20 बार सोमनाथ आया था, क्योंकि यह भूखा नंगा देश था, या कुछ था ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे सरवर भाई ने बाबर के छल के बारे में बताया, बड़ा मजा आएगा। यहां बाबर के एक वंशज भी बैठे हैं, मैं बता दूं। जब इसने बैटल ऑफ पानीपत में इतना डरपोक था कि तोपों के आगे इस आदमी ने गाय बंधवाई कि राजा विक्रमादित्य जो इब्राहिम लोदी का साथ दे रहा था, उसके तीरंदाज इसकी तोपों की तरफ तीर ना चलाएं ताकि गाय मर जाएंगी। बैटल ऑफ कनवा में हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, बैटल ऑफ कनवा में इसने शीलादित्य को पैसा दिलवाया, और बैटल ऑफ कनवा में राणा सांगा को इसने धोखे से हराया। और सबसे बड़ी बात, मुगलों के वंशज बाबर को लड़कों का बहुत शौक था। बाबरी जानते हो कौन था? बाबरी 14 साल का लड़का था जिसे बाबर काबुल से खरीद के यहां लाया था, जो बैटल ऑफ पानीपत में मारा गया था। और बाबर ने वादा किया था तुम्हारे नाम से एक मस्जिद बनवाऊंगा। यह है तुम्हारी हिस्ट्री। माजिद हैदरी मुगल, ये वो मुगलों की नस्ल थी जिसको शेर शाह सूरी ने खदेड़ के, बाकायदा खदेड़ के हिंदुस्तान से भगाया था। भाग के पर्जिया गए थे, शिया शाह डायनेस्टी से, सफाविद डायनेस्टी से जाकर मिले थे। हिंदुस्तान आने की हिम्मत नहीं थी जब तक शेर शाह सूरी जिंदा था। शेर शाह सूरी मरने के बाद सफाविद डायनेस्टी ने मुगलों की मदद करने का वादा किया। तो यह वादा लिया कि जब तुम हिंदुस्तान वापस जाओगे तो पर्शियन आर्किटेक्चर, पर्शियन तहजीब, पर्शियन पहनावा, पर्शियन संस्कृति तुम हिंदुस्तान में फैलाओगे। हिंदुस्तान आने के बाद बाबर ने जो पहली लड़ाई लड़ी, उसके जीतने का सिर्फ एक कारण था कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की मदद नहीं करी, और यह सबसे बड़ी चूक हुई। और उसके बाद जब राणा सांगा से लड़ने का बाबर का वक्त आया बैटल ऑफ कनवा में, तो बाबर को यह पता चल गया था कि मैं राणा सांगा से नहीं जीत पाऊंगा। तो राणा सांगा के बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल शिलाजीत सिंह को उसने पैसे दे के तोड़ा, जिसने मौके पर जंग में राणा सांगा को धोखा दिया, जिस वजह से राणा सांगा को मैदान छोड़ के भागना पड़ा घायल होने के बाद। और मुगल सल्तनत भारत में, उत्तर भारत में खास तौर से हमेशा हमेशा के लिए जम गई। यह देश का दुर्भाग्य है और मीडिया भी इसके लिए जिम्मेदार है कि पिछले 7-8 साल में जाहिले आजम की सिर्फ जुबान की गंदगी की वजह ने, या गंदगी के कारण जाहिले आजम हो गए। क्या गए? उत्तर प्रदेश में तो 0.25% वोट मिला, लेकिन ऐसा एक भौकाल बचाया गया, या ऐसा एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि मान लो इस देश में मुसलमानों का वही जाहिले आजम प्रतिनिधि है। और अफसोस इस बात का है कि मुसलमान इस बात को एतराज करने के लिए सामने नहीं आता। तो ये उसी का वजह है कि ये सोचते हैं कि कोई ना कोई गंदगी बात मुंह से बोलते रहो, पॉपुलैरिटी मिलती रहेगी, डिबेट होते रहेंगे, हम लोगों की नजरों में बने रहेंगे। और दूसरा कारण, जैसा मैंने बताया, कि कुछ बोलने को है नहीं, तो यही बोलो। आपके पास कुछ अगर बोलने के लिए होता है, आप आखिर तक अपने दादा तक जाते हो कि मेरे अब्बा ये थे, मेरे पिताजी वो थे, या उसके आगे मेरे बाबा ये थे, मेरे दादा ये थे, या हद से हद मेरे नाना ये थे। इसके आगे जो पीछे गया, इससे साबित होता है कि आज की तारीख में उसके पास कुछ बोलने को लिए नहीं है। 500 साल मौके के हिसाब से कभी मुगलों के वंशज बन जाते हैं, कभी मुगलों से किनारा कर लेते हैं, कभी संविधान की बात कर लेते हैं, कभी शरीयत की बात कर लेते हैं। हिजाब के दौर में ये बताते थे कि पूरी दुनिया में ताइक्वांडो में, स्पोर्ट्स में खेलते हुए, वॉलीबॉल खेलते हुए, बास्केटबॉल खेलते हुए लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति मिल रही है। लेकिन जब ईरान का किस्सा आया तो तड़ से बोल दिया कि दुनिया से हमें क्या मतलब। चलते चलते जाहिले आजम का बड़बोलापन देखो 2014 का। तो याद रखो नौजवानों, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते के बच्चे हैं। तुम अल्लाह की तरफ पलटो, ये खत्म होंगे इंशाअल्लाह ताला। देखा, और अब 2022 की औकात देखो और दोनों में तुलना करो। एक रोड के कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। तुम रोड पर लाकर सरे बाजार मुझे
इसीलिए इन लोगों को समझाता हूं, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ चुप हो जाओ, तुम बहुसंख्यक को आंखें दिखाना बंद कर दो, तुम आस्तीनें चढ़ाना खामखा बंद कर दो। पहचानो कि हक की लड़ाई होती क्या है। अगर पहचान के हक की लड़ाई लड़ोगे, ये पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा होगा। लेकिन बेफजूल, नाजायज़, बेजा बातों पर तुम लोगों ने बकवास करते करते, बदतमीजी करते करते, मातम करते करते अपनी ऐसी हालत कर ली है कि आज तुम्हें खुद रो के कहना पड़ रहा है कि हमारी हालत इस देश में कुत्तों की तरह है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तुम्हारा जाहिल आज़म कह रहा है, लश्करे जाहिलिया के सदस्यों। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।